आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है बॉडम, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी बॉडम। मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी ना होगा कि बॉडम की चर्चा ना हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी बहुज्ञता को प्रदर्शित करने का न कभी ऐसा अवसर ही मिला था और न प्रलोभन ही। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पें उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से यह कहा और गांधी बाबा ने यह जवाब दिया। अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद न रहे, नहीं तो देश को और भी अदिन देखने पड़ेंगे। अस्तु, लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते। उनके मुख फूल की तरह खिल जाते। आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती। गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी ही का भरोसा है। ना हुआ बॉडम नहीं, आपका गला न छोड़ता, आपको खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर यह बॉडम है कौन, कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय, पागल क्या है, बस बॉडम है। घर में लाखों की संपत्ति है। शक्कर की एक मिल सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में हैं, 3-3, 4-4 सौ के तलब वाले आदमी नौकर हैं। पर इसे देखिए, फटे हाल घूमा करता है। घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहां लिखा, मेरा इस्तीफा ले लीजिए। आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं। पर जो सामने आम का बाग है, उसकी रात दिन रखवाली किया करता है। क्या मजाल की कोई एक पत्थर भी फेंक सके? एक मियाँ जी बोले, बाबूजी, घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है, और कुछ नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता, गाड़ी की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिफत कहाँ तक कहें, बस पूरा बौड़म है। ये बातें सुनकर भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वह देखिए, बौड़म आ रहा है। मैंने कौतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हष्ट पुष्ट युवक था। नंगे सिर एक गाढ़े का कुर्ता पहने, गाढ़े का ढीला पजामा पहने चला आता था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया। मैंने कहा, आइए आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊंगा। यह कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई, तो वह आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी, मुझे यह बौड़म का लकब मिला है। मैंने सकुचाते हुए कहा, हाँ, आपकी चर्चा लोग रोज करते थे। मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बौड़म ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांव में लोग मुझे उर्फ के नाम से ज्यादा जानते हैं। मेरा उर्फ बौड़म है। मैंने बोला, आखिर लोग आपको बौड़म क्यों कहते हैं? खलील बोला, उनकी खुशी और क्या कहूं,
मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूँ, पर मुझे इजाज़त नहीं कि पांचों वक्त की नमाज पढ़ सकूं। मेरे वालिद हैं, चचा हैं, दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मसरूफ रहते हैं। रात दिन हिसाब किताब, नफा नुकसान, मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता। गोया खुदा के बंदे न हुए, इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, वह पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं। दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूं, आप लोग इतना सिर मगजन क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है। मालिक को कुछ ना कुछ बल खाना ही पड़ता है। अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं। मेरा असूल किसी को पसंद नहीं, इसीलिए मैं बौड़म हूं। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है। खलील बोला, ऐसा भूल कर भी ना कहिएगा, वरना एक की जगह दो बौड़म हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवा न दीन से गरज है, न दुनिया से, न मुल्क से, न कौम से। मैं अखबार मंगाता हूँ, इस बार ना फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ। खिलाफत फंड को मदद करना भी अपना फर्ज समझता हूँ। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रजाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं कि जाति के फायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसीलिए घर और बाहर मुझे बौड़म का लकब दिया गया। मैंने बोला, आप तो कह रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को जरूरत है। खलील बोला, मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गजी का गाढ़ा तक पहनने को मयस्सर नहीं, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुक में उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं, जिनकी कलाइयों और मुड्ढों पर सीजनकारी की गई हो। मैंने बोला, आप यह बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस है कि और लोग आपका साथ त्याग करने के काबिल नहीं। खलील बोला, मैं इसे त्याग नहीं समझता, न दुनिया को दिखाने के लिए यह भेष बनाकर घूमता हूं। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं वालिद ने मुझे सिवान के मिल में निगरानी के लिए भेजा। मैंने वहां जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसा में बहरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मजदूरों की जेल में लिखे हुए थे। काम साहब का करते थे, मजदूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद तो बेउसूल हैं, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती कि अगर 5 मिनट की देर हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, मजदूरों के साथ रियायत करनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालात मालूम हैं। पल्ले दर्जे का हरामखोर आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब ले दे हुई। पहले बौड़म होने में कुछ कोर कसर थी, वह पूरी हो गई। न जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं। मैंने बोला, आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजाएं हैं। खलील बोला, फिर तो एक और दो हो गए। अफसोस यही है कि आपका यहाँ कयाम न रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ। इन गवारों से मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब को जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक हो गया था। उससे दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ
वही हालत थी जो यतीमों की होती है। कोई बात ना पूछता था। इनको खाने पहनने को भी ना मिलता। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोंपड़े में पड़े रहते थे। जनाब, मुझसे यह ना देखा गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में कोहराम मच गया। जिसे देखिए मुझ पर त्योरियां बदल रहा है, मगर मैंने परवाह न की। आखिर है तो वह भी हमारा ही खून, इसीलिए मैं बौड़म कहलाता हूँ। मैंने बोला, जो लोग आपको बौड़म कहते हैं वे खुद बौड़म हैं। खलील बोला, जनाब, इनके साथ रहना अजीब है। शाह काबुल ने कुर्बानी की ममानियत कर दी है। हिंदुस्तान के उल्मा ने भी यही फतवा दिया, पर यहाँ खास मेरे घर कुर्बानी हुई। मैंने हर चंद बावेला मचाया, पर मेरी कौन सुनता है। उसका कफारा यानी प्रायश्चित मैंने यह अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गाय लिए जाते देखता हूँ तो कीमत देकर खरीद लाता हूँ। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूँ। वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में हैं। पर मज़ा यह है कि जिन्हें मैंने गाय दी हैं वे भी मुझे बौड़म कहते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदी हो गया हूं कि अब मुझे इससे मोहब्बत सी हो गई है। मैंने बोला, आप जैसे बौड़म काश मुल्क में और ज्यादा होते। खलील बोला, लीजिए, आपने भी बनाना शुरू कर दिया। यह देखिए आम का बाग है, मैं उसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं जहाँ हजारों का नुकसान हो रहा है वहां तो देखभाल करता नहीं, जरा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद। जनाब, यहाँ लड़कों का यह हाल है कि एक आम तो खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूं कि आम पक जाएं, टपकने लगें, तब जिसका जी चाहे चुन ले जाए। कच्चे आम खराब करने से क्या फायदा। यह भी मेरे बौड़मपन में दाखिल है। ये बातें हो ही रही थीं कि सहसा 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो उन चारों आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा, यह बड़ा बेईमान आदमी है, इसके बांट कम है। अभी इसके यहाँ से सेर भर घी लेकर गया हूँ, घर पर तौलता हूँ तो आध पाव गायब। अब जो लौटाने आया हूँ तो कहता है मैंने तो पूरा तौला था। पूछो, अगर तूने पूरा तौला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया। अब ले चलता हूँ थाने पर, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय, जो वहां डाक खाने के मुंशी थे, बोले, इसकी हमेशा की यही आदत है, कभी पूरा नहीं तौलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई। लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से 1 आने की थी। लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसकी बातों की आज जांच करानी चाहिए। तीसरा आदमी अहीर था। अपने सिर पर से खली की गठरी उतार कर बोला, साहब, यह 11 रुपए की खली है, 6 सेर के भाव से दी थी। घर पर तौला तो 2 सेर हुई। आया कि लौटा दूंगा, पर लेता ही नहीं। अब इसका निपटारा थाने में ही होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा कि यह सचमुच बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा, अगर मेरे बांट रत्ती भर कम निकले तो 1000 रुपए डांट दूं। मौलवी साहब ने कहा, तो कमबख्त टांकी मारता होगा। मुंशी जी बोले, टांकी मार देता है, यही बात है। अहीर ने कहा, दोहरे बाट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के और। इसके घर की पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया। पकड़ने वाले ने फिर आक्रमण किया। इसी तरह कोई आध घंटे तक तकरार होती रही। मेरी समझ में न आता था कि क्या करूं। बनिए को चढ़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। खलील को देखा तो गायब, न जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह न दबता था, यहां तक कि थाने जाने से भी न डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बौड़म सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसके एक हाथ में एक कटोरा था, दूसरे हाथ में एक कटोरा, और पीछे एक 7-8 बरस का लड़का।
उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, यह कटोरा आप ही का है काजी जी? मौलवी साहब चौंक कर बोले, हाँ है तो। फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? बॉडम बोला, इसीलिए कि कटोरे में वही आधा पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तौला। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं है, बल्कि काजी हाजी मौलवी हुजूर अहमद की। मौलवी बोले, तुम अपना बौड़मपन यहां ना दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। तुम लखपति होगे तो अपने घर के होगे, तुम्हें क्या मजाल था कि मेरे घर में जाने का? बौड़म बोला, वही जो आपको बनिए को थाने में ले जाने का है। अब यह घी भी थाने जाएगा। मौलवी बोला, सबके घर में थोड़ी बहुत चीज रखी ही रहती है। कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूं, आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था। बनिया बोला, मौलवी साहब आप जाते कहाँ हैं? चलिए, हमारा आपका फैसला थाने में होगा। मैं एक न मानूंगा। कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, पर घर में चीज रखकर दूसरे को बेईमान बनाते हैं। यह लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है। मगर मौलवी साहब न रुके, बनिए को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज बहाना था। तब खलील ने अहीर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा है? चल मैं भी चलता हूं, तेरे घर से यह सेर भर खली लेता आया हूं। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। बोला, भैया जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील बोला, दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिला कर बेचते हो, मगर आज तुमको इतनी मुठमर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमादा हो गए। खली उठाकर घर में रख ली, उस पर बनिए से कहते हो कि कम तौला। बनिया बोला, भैया मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई, मैं थाने में रपट किए बिना ना मानूंगा। अहीर बोला, साहू जी अब की माफ करो, नहीं तो कहीं का ना रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, देखिए जनाब, आपकी कलई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? मुंशी बोला, तुम बेचारे मेरी कलई क्या खोलोगे, मुझे भी अहीर समझ लिया है कि तुम्हारी भपकियों में आऊंगा। खलील लड़के से बोला, क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का मुंशी जी को सशंक नेत्रों से देखकर बोला, बताऊंगा। मुंशी बोले, लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील बोला, बेटा अभी तुमने मुझसे जो कहा था फिर वही कह दो। लड़का बोला, दादा मारेंगे। मुंशी बोला, क्या तूने रास्ते में शक्कर फांक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील बोला, जी हाँ, इसने मुझसे खुद कहा था, पर आपने उससे तो पूछा नहीं बनिए के सिर हो गए, यही शराफत है। मुंशी बोला, मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में यह शरारत की। खलील बोला, तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने चले थे? आप गवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस रुपए पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं, टके के पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं। जब कहिए तब साबित कर दूं। उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते हैं? मुंशी जी ने बौड़म के मुंह लगना मुनासिब न समझा, लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बौड़म को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील बोला, आप जानते हैं कि मुझे क्या इनाम मिलेगा? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे यह मेरे शिकारों को भगा दिया करता है।
वालिद साहब पुलिस से थर थर कांपते हैं। मुझे हाथों लेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है। यहाँ यह भी बौड़मपन में दाखिल है। एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलनी मुनासिब न थी। ऐसी हरकत बौड़म लोग किया करते हैं। मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बौड़म देवताओं को कहा जाता है, जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है। वह चतुर है, बुद्धिमान है। जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता, वह बौड़म है, निर्बुद्धि है। आप सुन रहे थे कहानी बौड़म। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।